हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं यूपी टेट 2026 के अकॉर्डिंग हम पर्यावरण एनवायरनमेंट की क्लास आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी कि जो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे 30 क्वेश्चन हमारी इसी सीरीज से कवर हो सकें। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसमें हमने महत्वपूर्ण फैक्टों को क्या किया है, समाहित किया है, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में और आने की भी पूर्णतः संभावना है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये देखिए, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब किया था? तो 1869 में किया था। अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा भी प्रदान की गई है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा भी गया है कि पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किससे प्रदान की गई है? तो अर्नेस्ट हैकल को प्रदान की गई है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये देखिए, रंध्रों का खुलना और बंद होना ये प्रकाश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, और कैरोटीन के निर्माण में मुख्य रूप से प्रकाश की क्या होती है? भूमिका होती है। अगला हमने क्वेश्चन लिया है, अल्पदीप्तिकाल पौधे हैं। तो देखिए, अल्पदीप्तिकाल पौधों में दो पौधे आते हैं। एक तो आपका तंबाकू आता है, दूसरा आपका सोयाबीन का पौधा आता है। तंबाकू और सोयाबीन का पौधा ये अल्पदीप्तिकाल पौधे के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छाया प्रिय पौधों को हम कहते हैं। तो देखिएगा, छाया प्रिय पौधों को हम हेलियोफोबस कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जितने भी वन लाइनर फैक्ट लेके आ रहे हैं वो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके यूपीटी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बेहद ही इम्पोर्ट होने वाले हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिएगा, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर भारत में मिलते हैं? तो देखिए, अल्पाइन जो वृक्ष हैं ये भारत में 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर भारत में मिलते हैं? तो ये आपके मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, इसके बाद हमने वायुमंडल में मिलने वाली गैसों का जो संघनन प्रतिशत होता है वो लिखा है। हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए कंपोजिशन है कि वायुमंडल में हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन का सूत्र आपका O2 होता है। ये वायुमंडल में 21% होती है, पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपका CO2 होता है और ये वायुमंडल में 0.03% रहती है। नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का सूत्र आपका N2 होता है और ये वायुमंडल में 78% मिलती है। जलवाष्प H2O होता है और इसकी मात्रा 0.05 से 1.0% तक होती है। यदि हम आर्गन गैस की बात करें तो आर्गन गैस का जो सूत्र होता है वो AR होता है और ये 0.93% वायुमंडल में मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा, इस तरह से पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, सूत्र होता है N2 होता है और कितने प्रतिशत मिलती है? 78% मिलती है। ठीक, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिखा है, कुछ गैसें कारखानों की चिमनियों व ज्वालामुखी से निकलती हैं व कुछ गैसें पौधों के सड़ने से भी निकलती हैं। जैसे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सूत्र आपका SO2 होता है, ये भी कारखानों की चिमनियों से और ज्वालामुखी से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड DiSO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, अमोनिया NH3। ठीक, इसके बाद अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। ये अधिकांश मात्रा में जो कारखानों की जो चिमनियां होती है वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दलदली क्षेत्रों में या वनस्पतियों के सड़ने से या धान के खेतों में कौन सी गैस मिलती है? तो ये आपकी मीथेन गैस मिलती है, जिसे आप CH4 बोलते हैं। ठीक, वनस्पतियों के सड़ने से भी मिलती है, धान के खेतों से भी मिलती है और साथ ही साथ और आपका जहाँ वनस्पतियाँ सड़ती हैं वहाँ से मिलती है। ठीक है, तो मीथेन गैस CH4। अगला क्वेश्चन है, N2 का प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण व न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में होता है। कहने का मतलब
नाइट्रोजन गैस का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में उपयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था एजी टॉन्सले ने। किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक, यूपी टेट में पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में जो ऊर्जा मापने की इकाई होती है वो होती है आपकी ऊष्मा होती है। क्या होती है? ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, तो ये होती है आपकी पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो प्रकृति की क्या होती है? एक प्रकार से क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला हमने लिखा है यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया व ड्रोसेरा ये किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? तो ये कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नेफेंथिस और यूट्रिकुलेरिया, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। कीट भक्षी पौधों के उदाहरण कौन से हैं? तो नेफेंथिस हो गया और यूट्रिकुलेरिया में हो गया। ये दोनों अपना कीट भक्षी पौधों के क्या उदाहरण हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कीट भक्षी जो पौधे होते हैं अर्थात जो कीटों का भक्षण करते हैं वो पौधे अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कीट भक्षी पौधों का प्रमुख उदाहरण नेफेंथिस रहता है, यूट्रिकुलेरिया भी होता है, डायोनिया और ड्रोसेरा ये कीट भक्षी पौधों के उदाहरण होते हैं। साथ ही साथ जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, ये माइकोराइजा कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। पूर्णमूल तथा स्तंभ परजीवी में ओरोवैंकी आता है तथा अमरबेल आता है। अमरबेल आपका पूर्ण रूप से परजीवी के उदाहरण में कौन सा पौधा रहता है? आपका अमरबेल रहता है। और पूर्णमूल तथा स्तंभ परजीवी ओरोवैंकी हो गया और अमरबेल हो गया, ध्यान रखिएगा। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है, बसंतीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक, तो अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में आर्गन जिसका सूत्र आपका AR होता है, गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.93% पाई जाती है। जब अभी हमने वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत मात्रा बताया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि वायुमंडल में जो आर्गन गैस होती है उसका सूत्र AR होता है और ये वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अगला भारत में अवनालिका क्षरण से या गुली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये मालवा पठार क्षेत्र हो गया, अर्थात ये चंबल नदी घाटी वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बनती हैं? गुली इरोजन अर्थात अवनालिकाएँ बनती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, भारत में अवनालिका क्षरण से गुली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है मालवा पठार क्षेत्र हो गया और ये चंबल घाटी वाला क्षेत्र हो गया, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो औसतन मृदा में 5% क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमारी ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए सफ़र विद भूपेंद्र के साथ। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नए नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में या सुपर टेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को वो हम कोशिश करेंगे कवर करने की। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।